हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ लिया था और मैंने आपको होमवर्क में दिए थे दो क्वेश्चंस, दैट इज अमोनिया एंड वाटर का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या शेप होगा और क्या बॉन्ड एंगल होगा। क्या आप लोगों ने इसको करा? वैसे एक बच्चे ने किया था और मैंने उसे वेरी गुड भी बोला था, मुझे याद है। सो बेटा, वेरी गुड टू यू अगेन। आई थिंक सौम्य बेहरा नाम है आपका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, आपने किया था, तो वेरी गुड टू यू। और बाकी बच्चे भी करो, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल नेम्ड अमोनिया। तो प्यारे बच्चों, जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। भाई, क्लियरली विजिबल है कि यहां पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए 1, 2 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर, क्या नाइट्रोजन में 2s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर कहीं जा सकता है, तो आप खुद सोचो कि क्या यहां पर नाइट्रोजन में 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं जा सकता है? जवाब है नहीं जा सकता। कारण क्या है प्यारे बच्चों? कारण यह है, ध्यान से सुनना, कि सेकेंड शेल पर सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल ही होता है। 2d नाम का तो कोई ऑर्बिटल होता नहीं है। और इसके बाद अगर कोई ऑर्बिटल आता भी है तो वो है 3s, और 3s तो थर्ड शेल पर है। तो इलेक्ट्रॉन इस शेल से जंप करके थर्ड शेल पर नहीं जाएगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। कब? जब वो बॉन्डिंग करे, जब वो बॉन्डिंग करे। आप यहां पर, मैं बार बार इस चीज को बच्चों को रिपीट करता हूं, आपको लिंक बनानी पड़ेगी तभी मजा आएगा। लिंक क्या है कि अगर आप यहां पर सोचो कि सर, आपने तो नील बोर के मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा? तो वो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहां से एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ के वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन वो काम तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए कर रहा है, वो चीज अलग है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज अलग है। यहां बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग करते वक्त कोई इतनी एनर्जी इंवॉल्व नहीं होती कि इसको यहां से उछाल के 3s में फेंक दे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो सिर्फ ये 3 p ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दो। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके p3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप यहां पर सेकेंड शेल में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो वैलेंस शेल के सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो यहां पर 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होने की वजह से यहां पर 2s, 2px, 2py और 2pz सब पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, सर 2s क्यों करेगा? तो हम लोग रूल जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, दैट फुल्ली और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स can participate in hybridization। तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार। यहां पर 4 ऑर्बिटल्स हैं, 1 s और 3 p। तो यहां पर 1 2 3 और 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों का नाम sp3, sp3,
sp3 और sp3 रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स? 2, 3, 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहां पर हुंस रूल का इस्तेमाल कीजिए। 1, 2, 3, 4, चारों ऑर्बिटल्स को आपको इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आप वापस से फर्स्ट ऑर्बिटल पे जाएंगे और यहां पर पेयरिंग करेंगे, तो यहां पर आपको ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दिख रहा है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग अ लोन पेयर, एंड लोन पेयर मींस इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। वहीं पर ये तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। अभी तो अनपेयर्ड है, लेकिन जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने के बाद पेयरिंग कर लेंगे, तो ये तीनों बॉन्डिंग करने में हेल्प करेंगे। दीज विल हेल्प इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में आपकी हेल्प करेंगे। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा VSEPR वाला कंसेप्ट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू VSEPR, अगर आपके मॉलिक्यूल में 1, 2, 3 और 4 चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे? एक लोन पेयर और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेंगे। आप बात समझ गए? एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR, अगर आपके पास में 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन की, देयर आर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। नो डाउट यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। एंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल जो इसका होना चाहिए, दैट विल बी 109.5 डिग्रीज। बट अकॉर्डिंग टू VSEPR, इन 3 इलेक्ट्रॉन में से देयर इज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो यहां पर क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा। तो ज्यादा रिपल्शन की वजह से आप देखेंगे कि ये जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर इतना ज्यादा रिपल्शन लगाएगा कि ये बेचारे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो देयर विल बी अ वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा हाई रिपल्शन होगा। एंड हाई रिपल्शन की वजह से आप देखेंगे कि ये एक ऑर्बिटल तो ऊपर रह गया, लेकिन ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अगर ये 109 डिग्री पर होते तो ये थोड़ा सा इनका एंगल कम हो गया। और इनका एंगल कितना कम हो गया? इनका एंगल कम होकर हो गया मैं यहां लिखता हूं 107 डिग्रीज। कितना हो गया? 107 डिग्रीज। और इस तरीके के ऑर्बिटल्स ने जो शेप ऑक्यूपाई किया, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी लेकिन शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। नीचे एक ट्राइंगल बन गया और एक ऊपर ऐसा पिरामिड निकल गया। जब आप अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाओगे तो आपको यहां पर एक लोन पेयर दिखेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और इन सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में यू विल ऑब्जर्व अ वेरी हाई रिपल्शन। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और अमोनिया का बात करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ओहो, ये मेरे बोला ना आप लोगों को कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ा हूं? लिटिल एंजल्स। तो ANGELS, एंजल्स। इसलिए मैं एंगल और एंजल्स में बहुत कंफ्यूज रहता हूं। बच्चे बोलेंगे साला लिखना तो आता नहीं है, एंजल और एंगल की स्पेलिंग में कंफ्यूज है और ससुरा हमें पढ़ाने आया है, धत बुड़बक। चलिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। सबसे पहला
सेंट्रल एटम कौन होगा? सर लुईस अंकल के रूल के हिसाब से हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो हमेशा कॉर्नर पर होंगे, तो यहां पर नो डाउट ऑक्सीजन ही हमारा सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहां पर ये रहा 1s, ये रहा 2s, और यहां पर 2px के अंदर भी पेयरिंग हो जाएगी। अब हम लोग सब जानते हैं कि रूल्स के हिसाब से वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस शेल में अगर कोई ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। सो देयरफॉर यहां पर एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो यहां पर sp3 हो जाएगा। यहां पर इन 4 ऑर्बिटल्स की वजह से 4 नए ऑर्बिटल्स बने, एक s और 3p होने की वजह से सबका नाम sp3 रहेगा। और हम लोग सब जानते हैं कि हर ऑर्बिटल के अंदर in each hybrid orbital s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 25 होगा और p ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 75 होगा। ये बात भी हम लोग सब जानते ही हैं। हुन्स रूल के हिसाब से 2, 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको इन 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रखना है। तो आपने यहां पर पहले 1, 2, 3, 4 रखा। हुन्स रूल के हिसाब से जैसे ही आपने इसको भरा, आप वापस पीछे गए और ये पहले ऑर्बिटल में डबल करा, दूसरे ऑर्बिटल में डबल करा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑक्सीजन के अंदर sp3 ऑर्बिटल के अंदर एक नहीं, देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के, और यहां पर सिर्फ 2 sp3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो फ्यूचर में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। नाउ यहां पर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे दैट अकॉर्डिंग टू VSEPR आप सब देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 लोन पेयर और 2 फ्यूचर में जाकर जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। फिर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और हम लोग सब ये बात जानते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो नो डाउट उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहलाती है। और उसका बॉन्ड एंगल, अब मैं बॉन्ड एंगल में एंगल की स्पेलिंग ANGLE नहीं लिखूंगा, क्योंकि कभी मैंने एंजल्स लिख दिया तो आप हंसोगे, इसलिए मैं बॉन्ड एंगल को BA लिख रहा हूं। इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड देयर आर ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से मात्र 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। तो अब हम अगर ऑक्सीजन को यहां पर बीच में बनाएं तो प्रॉब्लम यह है कि VSEPR थ्योरी ने हमें सिखाया है कि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत हाई होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से। तो ये जो 2 लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 2 लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले तो ये एक दूसरे को बहुत भयंकर तरीके से रिपेल करेंगे और इनके रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ठीक है, अब ये लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये लोन पेयर ने एक बॉन्ड पेयर को रिपेल किया और ये लोन पेयर ने एक बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, तो यहां पर आ गए आपके बॉन्ड पेयर। तो आपने देखा कि ये जो 2 बॉन्ड पेयर बनाने थे, ये जो 2 ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड पेयर बनाते, ये ऐसे हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर में
और ये बॉन्ड पेयर मैंने इन दो बॉन्ड में अगर बॉन्ड एंगल 180 होता तो मजा आ जाता, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो इसके रिपल्शन से ये नीचे हो गया और इसके रिपल्शन से भी ये नीचे हो गया। तो यहां पर दो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये जो दो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो दो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये इतना नीचे आ गए कि इनका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज के आसपास हो गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? फिर यहां पर एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा और इस तरीके से इनके साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा। और हम लोग सब जानते हैं इस तरीके की ओवरलैपिंग में sp3 और हाइड्रोजन का s, इसको भी क्या बोलेंगे, sp3s ऑर्बिटल यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर जब आप वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर देखेंगे तो यहां पर आप इस तरीके से दो लोन पेयर बनाएंगे, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक बॉन्ड इससे थोड़ा दूर और एक बॉन्ड इससे थोड़ा दूर, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज अराउंड। ज्योमेट्री नो डाउट टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 ना होते हुए बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104। और इस तरीके के शेप को, इस तरीके के शेप को बोला जाता है बेंट शेप। इट इज बेंट शेप, या कुछ कुछ बुक्स में आपको ये वी शेप भी दिखाई देगा। तो क्यों होता है वाटर मॉलिक्यूल का वी शेप, क्यों वाटर मॉलिक्यूल का शेप बेंट हो जाता है, क्यों ये दोनों बॉन्ड 180 डिग्री पर ना होते हुए नीचे आ गए, क्योंकि लोन पेयर यहां पर बहुत हाई रिपल्शन कॉज कर रहा है, बहुत ज्यादा इनको परेशान कर रहा है, इसलिए ये कुछ इस तरीके दिखेगा। दीज आर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में ओवरलैपिंग कैसी है, sp3s ओवरलैपिंग, इसमें भी sp3s ओवरलैपिंग है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और क्या है वो मैं बात करता हूं, पहले इतना नोट करो। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों ने? चलिए, ओ गुलजारी लाल, आगे बढ़ते हैं। ओ मैं क्या तू श्याम मेरा, सच्चा नाम तेरा। और तुमने देखी है कि नहीं पिक्चर? ओ हसीना मान जाएगी। ओए चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर थोड़े तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हमारे काम के हैं, दैट इज इथेन, इथीन एंड इथाइन। हम इन तीनों के हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके यहां पर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो बहुत मजा आएगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको 100%, आई गारंटी 100% आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए C2H6 को ध्यान से देखिए। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप C2H6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। सोचो, 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, हम एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। मैंने आपकी बात मानी, मैंने कहा ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मुझे बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात मानूंगा। तो मैंने एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दिए और मैंने दूसरे कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन दे दिए। अच्छा, लुईस अंकल हमेशा यही सिखा के गए हैं, लुईस अंकल हमेशा यही तो बोल के गए हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा कॉर्नर्स पर होना चाहिए, तो कॉर्नर्स पर आ गए। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन गए, एक एक बॉन्ड की दोनों में कमी है, इसे दोनों के बीच में कॉमन बॉन्ड बना दो, तो ये बन गया तुम्हारा इथेन। अब आप देखो, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और ये 4 है, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और ये 4 है। तो यहां पर आप देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया यहां पर सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है। हम लोग सब जानते हैं कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, तो हमने इसे सिग्मा बॉन्ड भी बना दिया, हम लोगों ने इसे सिग्मा बॉन्ड भी नाम दे दिया, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाए, तो प्यारे बच्चों अब यहां पर आप ढूंढो सेंट्रल एटम कौन है। सर टेंशन, टेंशन,
सेंट्रल एटम कार्बन होगा, लेकिन कौन सा कार्बन होगा? दोनों कार्बन है तो दोनों सेंट्रल एटम होंगे, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन निकलेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, दोनों सेंटर में है, इसीलिए दोनों सेंट्रल एटम कहलाएंगे। देयरफॉर बोथ विल अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन, दोनों के ही एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं मीथेन के अंदर। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैं इसे वापस लिखूंगा एंड आई एम राइटिंग द एक्साइटेड स्टेट 2px 2py 2pz। किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट कब आती है? जब उससे बॉन्ड करने वाले एटम उसके करीब आ जाते हैं। मतलब इस कार्बन के करीब एक तो ये कार्बन आया, फिर इस कार्बन के करीब ये 3 हाइड्रोजन आए, फिर इस कार्बन के करीब ये कार्बन आया और इस कार्बन के करीब ये 3 हाइड्रोजन आए। तो इतने एटम्स पास आने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला गया। और यहां पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं क्योंकि यहां पर इस कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने हैं और इस कार्बन को भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। समझो ना बात को, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है। इसलिए चारों के चारों वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाकर आपके सामने आ जाएंगे और चारों के चारों का नाम क्या होगा? sp3। हुंस रूल के हिसाब से सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। यही हाइब्रिडाइजेशन इस एटम का भी होगा, यही हाइब्रिडाइजेशन इस एटम का भी होगा। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे दैट दिस कार्बन इज शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहां पर अकॉर्डिंग टू VSEPR लगाओ। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई। 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। सिमिलरली ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड चारों के चारों बॉन्ड पेयर बनेंगे क्योंकि लोन पेयर यहां पर नहीं है। देयरफॉर इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री के साथ साथ शेप नो डाउट क्या चलेगा? टेट्राहेड्रल चलेगा एंड बॉन्ड एंगल भी नो डाउट 109.5 डिग्री चलेगा। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। पहले मैंने उठाया कार्बन, ये कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये कार्बन का चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बन गया टेट्राहेड्रल। यहां पर आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भैया सबके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 है, सबके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 है, सबके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 है। यह स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होने की वजह से 2 बॉन्ड्स आपको एक ऐसा और एक ऐसा नजर आ रहा है, एक बॉन्ड ऐसा आगे की तरफ नजर आ रहा है और एक बॉन्ड बिल्कुल इसके 109 डिग्री एंगल पर पीछे की तरफ हो गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा अपन ने मीथेन में देखा था एग्जैक्टली मामला यहां पर भी सेम रहेगा। बस मीथेन और इथेन में एक फर्क आ गया कि मीथेन में चौथे हाइड्रोजन की जगह ये CH3 आ गया, बाकी और कुछ भी चिंता वाली बात नहीं। तो ये हो गया। अब ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आया, ओवरलैपिंग हो गई, फिर एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग हो गई,
फिर एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग हो गई। इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम लोग हमेशा क्या नाम देते हैं, sp3s ओवरलैपिंग। और कैसा बॉन्ड बनाया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए तीनों बॉन्ड का नाम क्या दे दिया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो गए। चलिए दूसरा कार्बन बनाते हैं। ये इस कार्बन का sp3 इस कार्बन के sp3 के साथ ओवरलैप कर गया, और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर इसका एक सिंगल बॉन्ड, इसका एक सिंगल बॉन्ड, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन की जो ओवरलैपिंग हुई है, इसे sp3 ओवरलैपिंग कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करे, तो ये sp3 हो गया। बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से, ये बाकी सब फर्स्ट क्लास है। इधर भी क्या होगा, 109.5 डिग्री का एंगल होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, सब जगह 109.5 होगा। यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ओवरलैप, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ओवरलैप, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ओवरलैप। यहां पर भी सब जगह कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, sp3s ओवरलैपिंग से। और कुछ इस तरीके से आपको इथेन का मॉलिक्यूल मेरे प्यारे बच्चों नजर आएगा, जिसमें ये जो सेंट्रल वाला कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो sp3 ओवरलैपिंग से बना है। बाकी सारे जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, वो sp3s से बने हैं। और कुछ इस तरीके से आपको इथेन का मॉलिक्यूल नजर आएगा प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत करना, फटाफट जरा इसको देखो, एक सेकंड इसको जरा फटाफट नोट करो। देख लिए प्यारे बच्चों, इसको नोट करा, कोई दिक्कत। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर प्रॉब्लम ये कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, ये तो 2D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनली कैसा होता होगा। तो देखो 3 डायमेंशनली ऐसा होता है, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और यहां पर जुड़ गया तो अड्डा CH3। क्या ये बात समझ में आ गई। तो देखो शेप अभी भी टेट्राहेड्रल ही चल रहा है, बॉन्ड एंगल अभी भी सब जगह पे 109.5 डिग्रीज का ही है, शेप अभी भी टेट्राहेड्रल है। क्या ये बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो आप इस CH3 को खोल सकते हैं, देखिए कैसे खोलेंगे, ये कार्बन, ये H, ये वो फ्रंट वाला बॉन्ड जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये बॉन्ड जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये CH3 हो गया। अब इसका एक कार्बन का बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। अब इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर बना दो, ये एक H ये हो गया, फिर एक H इधर हो जाएगा, और ये एक H इधर हो जाएगा। तो देखो दोनों ही तरफ आप देख पाएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 109 डिग्री का। यहां पर भी आप जो देख रहे हैं बॉन्ड एंगल वो 109 का होगा, 109 का होगा, 109 का होगा, 109 का होगा, हर जगह बॉन्ड एंगल 109.5 का होगा। तो इस तरीके से आप लोग 3 डायमेंशनली इथेन को मेंशन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। फिर अपन C2H4 की तरफ चलते हैं, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन का एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। बहुत सारे बच्चे उसे यहां पर नहीं पढ़ते, इनफैक्ट पढ़ाया भी नहीं जाता, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो लिख लिया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क, भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी, कड़क तड़क बड़क साली, चटक मटक वटक साली, केमिस्ट्री की देखो फाटलाउली। C2H4 दिस इज कॉल्ड एज इथीन, जैसे वो इथेन था ये इथीन है। अब प्यारे बच्चों इसको जरा बनाने की कोशिश करो। भाई लुईस अंकल कह गए हम लोगों से ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन कोने पे होगा, हम उसे लगाएंगे। तो कार्बन बीच में रख दिया, 4 हाइड्रोजन 4 कोनों पर आएंगे, और 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, ठीक है भाई, बराबर बंटवारा होना चाहिए। अपने तो दोनों लाड़ के बच्चे, जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप हो, मैं सबको बराबरी से सब ज्ञान बांटता हूं, तो ये बढ़ गया ज्ञान। लेकिन एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये कार्बन पे एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बन गया, लेकिन अभी भी 3 ही बॉन्ड बने। चौथे बॉन्ड का क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि यहां पर भाई हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो चौथा बॉन्ड क्या होगा,
इन दोनों कार्बन के बीच में शेयर होगा। यहां पर ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही मेरे लाडलो? पहले तो ये समझो, समझे? अब यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नेवर यूज्ड फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को कभी, आई रिपीट, कभी यूज नहीं किया जाता। हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहां पर पाई बॉन्ड्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग। यानी अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको पीपी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कभी पाई बॉन्ड नहीं बनता। अब अगर ये कंडीशंस है और अपने पास में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कुछ इस प्रकार, जिसमें 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2px, 2py और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले ग्राउंड स्टेट रही होगी, मतलब पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड होगा, लेकिन जैसे ये कार्बन के पास ये कार्बन, या ये कार्बन के पास ये कार्बन, या इन कार्बन्स के पास इनके हाइड्रोजन आए होंगे, जैसे बॉन्डिंग शुरू हुई होगी, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां चला गया क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। तो यहां पर आपके पास में एक्साइटेड स्टेट ही हमेशा यूज की जाती है हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या बनाना है? वी हैव टू हाइब्रिड, या वी हैव टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। अब एक बात बताओ, इस एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने लाड लो? बताओ, इस एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? मिटर गया हो, जोश जोश में मैंने उसको मिटा दिया। हाँ, तो इस एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? एक ये और एक ये। अच्छा, इस कार्बन को भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? 1, 2 और 3। तो यहां पर अगर आपको सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, दोनों कार्बन नो डाउट आपके सेंट्रल एटम में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों ही कार्बन सेंट्रल एटम है, मतलब दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और दोनों को ही 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में? यहां पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर एक s और 2 p की वजह से, यहां पर एक s और 2 p की वजह से, 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स की वजह से 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें तीनों का नाम sp2 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 होगा, और इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये तीनों का नाम कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये वाला जो ऑर्बिटल रह गया, ये अलग से बनाना पड़ेगा, जिसे आप अभी भी नाम देंगे 2pz ऑर्बिटल, विच इज कॉल्ड एज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? एक बच्चों के मन में और डाउट आता है कि सर ये p और ये p तीनों की एनर्जी बराबर है, तो इन तीनों को हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं ले गए और s को क्यों नहीं छोड़ दिया? बेटा मेरी बात समझना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स बनाना जिनकी इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप और इक्वल साइज हो, और s ऑर्बिटल का शेप इन p ऑर्बिटल से बहुत अलग होता है। इसलिए s ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस गोले ऑर्बिटल को एक लोब वाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो s ऑर्बिटल यहां पर प्रोमिनेंटली जाएगा। दूसरा, इन p ऑर्बिटल्स के मुकाबले इसकी एनर्जी हल्की सी कम है, और हमें तो नए ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जिनकी एनर्जी बराबर हो, इसलिए इस कम एनर्जी वाले को हमें मिक्स करना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात। तो यहां पर ये p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल मिलकर sp2 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 बनाकर, और ये 2pz कैसा हो गया? अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। क्या पहली बात इतनी क्लियर हो गई? क्या इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? पक्की बात। अब जरा अपन कार्बन बनाते हैं। चलिए, ये मैंने बनाया कार्बन, ये इसका एक sp2। अच्छा, यहां पर sp2 होने की वजह से यहां पर अपन लिखेंगे, यहां कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखू, कहां लिखू, कहां लिखू, कहां लिखू, कहां लिखू? अच्छा, एक काम करो, पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये जो 2 डब्बे मैंने इंपॉर्टेंट डब्बे बनाए हैं इनको रब करके वहां जगह यूज कर लूं। जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, मैं हट जाता हूं, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए, तो ये 2 डब्बे मिटा देते हैं। ये 2 डब्बे हमारे को यही बताते हैं कि पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। नाउ, तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR। याद करो VSEPR ने क्या सिखाया था? याद करो, VSEPR ने बोला था कि हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कभी कंसीडर नहीं करते, ये एक सुपर बॉन्ड बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड are always considered as one super bond। एक सुपर बॉन्ड की तरह इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर इस डबल बॉन्ड को मैं एक बॉन्ड मान रहा हूं, और ये 2 बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, समझना, 3 बॉन्ड। तो यहां पर कितने बॉन्ड्स बने? 3 बॉन्ड्स। और जब कभी भी 3 बॉन्ड्स बनते हैं, दैट मीन्स देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो देयरफॉर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 120 डिग्रीज। क्योंकि VSEPR बोलती है कि मैं पाई बॉन्ड को मानता ही नहीं, अगर डबल बॉन्ड है तो भी वो 1 सुपर बॉन्ड है, और 1 सुपर बॉन्ड है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां पर 3 बॉन्ड है, इसलिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। 3 बॉन्ड है, इसलिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल कितना है? 120। तो ये 120 पे जाएगा, ये भी 120 पे जाएगा, और ये भी 120 पे जाएगा। तो यहां पर इन तीनों का जो बॉन्ड एंगल रहेगा एक दूसरे के साथ, ये भी 120, ये भी 120, और ये भी 120। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात। चलिए, सबके अंदर अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। अब ये दूसरा कार्बन मैंने बनाया, इसके अंदर भी यही फंडा है। ये इनकी ओवरलैपिंग हो गई, 120 पे होगा, ये भी 120 पे होगा, ये भी 120 पे होगा, ये सब 120 पे चले गए। चलो, एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग कर गया, ये एक ओवरलैप हो गया। दूसरा हाइड्रोजन आया, यहां पर ओवरलैप कर गया। तीसरा हाइड्रोजन आया, यहां पर ओवरलैप कर गया। चौथा हाइड्रोजन आया, यहां पर ओवरलैप कर गया। इस तरीके की ओवरलैपिंग को प्यारे बच्चों क्या नाम देंगे? sp2s ओवरलैपिंग, क्योंकि ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2। ये भी कौन सा है? sp2। ये भी कौन सा है? sp2 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 p2 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 p2। ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा 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 सिग्मा। इस तरीके की ओवरलैपिंग का नाम पड़ गया sp2 ओवरलैपिंग, क्योंकि यहां पर दोनों sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। ये सब बातें क्लियर हो गई? पक्की बात। यहां पर मतलब आपके हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, पूरे हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आपके सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। लेकिन लफड़ा ये है कि पाई बॉन्ड अभी भी नहीं बनाए। सारा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ससुरा,
सोचो जरा सोचो भैया, इसका pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं इस कार्बन में देखूं तो ये एक p ऑर्बिटल मुझे ऐसा दिखाई पड़ सकता है। ये जो छोटा लोब है ये थोड़ा साइड में बना देते हैं, ये इसके भी छोटे लोब अपन साइड में बना देते हैं। तो अगर ये 2pz, अगर ये 2pz यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड है, डबल लोब वाला, भाई p ऑर्बिटल का शेप तो डंबल होता है ना, तो p ऑर्बिटल का शेप तो डंबल शेप रहेगा। ये भी 2pz हो गया, तो ये इसका ऑर्बिटल इधर आ गया और इसका छोटा ऑर्बिटल इधर हो गया। ये प्लस प्लस ऑर्बिटल, ये माइनस माइनस ऑर्बिटल। अब आप बताओ ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी दो p ऑर्बिटल जिनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसा होता है और दो लोब इनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होते हैं, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये ऊपर के लोब ऐसे और नीचे के लोब ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और ये इस तरीके की ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। इस तरीके की ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग बनने के बाद कैसा बॉन्ड बना लेते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इतना देख लिया आपने। मैं इनको डिफ्यूज करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं इन्हें डिफ्यूज करने जा रहा हूं। प्लीज एक बार और ध्यान से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब मैं इनका डिफ्यूजन करने जा रहा हूं। तो ये p ऑर्बिटल का ऊपर वाला लोब, ये p ऑर्बिटल के ऊपर वाले लोब के साथ इस तरीके से डिफ्यूजन में चला गया और यहां पर इनकी ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से। नीचे वाले p ऑर्बिटल का लोब जो नेगेटिव वाला है वो इसके साथ ओवरलैपिंग में जा रहा है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग में चला गया और ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई। इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोलते हैं px ओवरलैपिंग, सॉरी pz है ना, तो pz ओवरलैपिंग की जगह आप तो सिंपल pp ओवरलैपिंग लिखो, दिस इज कॉल्ड एज pp ओवरलैपिंग। और जब ये pp ओवरलैपिंग हो रही है, किसके बीच में हो रही है, दो कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में पहला सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बन चुका है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये डबल बॉन्ड है, ये सेकेंड बॉन्ड है, इसलिए इस तरीके के बॉन्ड का नाम रखा जाएगा हमेशा पाई बॉन्ड, और वो बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो ये जो ऊपर आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है ये pp ओवरलैपिंग की वजह से, ये सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग की वजह से, और इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दिखता है इथीन का। क्या बात समझ में आ रही है? विद दिस यू कैन हैव अ लुक दैट हाउ इथीन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। समझ आए बच्चों को? पक्की बात, श्योर शॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जरा। नाउ हम लोग इसे ऐसा भी बना सकते हैं, देखो कि ये कार्बन, ये कार्बन, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर ओवरलैपिंग होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहां पर ऊपर दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको इस तरीके से नीचे दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको बनाकर दे रहे हैं एक पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप लोगों को इथीन का मॉलिक्यूल दिखेगा। और यहां पर इन सारे कार्बन्स के बीच में, यहां पर इनके बीच में, यहां पर इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, सब में बॉन्ड एंगल 120 रहेगा और शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। लेकिन यहां पर इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, यहां पर भी इसका कितना हो जाएगा, sp2। क्या बात समझ में आ रही है? यह हाइब्रिडाइजेशन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहां पर हम लोग जानते हैं कि इस कार्बन के अंदर s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया है, 33% हो गया है, और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर कम हो गया है। मतलब यहां पर इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल हो गया है, ज्यादा ताकत से अड़ोसी पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ रहे हो? तो ये चेंज आता है हाइब्रिडाइजेशन में, परसेंटेज कैरेक्टर के अंदर चेंज आने से। फटाफट इसको नोट करो, फिर शुरू करेंगे इथाइन यानी C2H2 का, जिसमें दो पाई बॉन्ड आते हैं। फटाफट नोट करो, हो गया। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखो, ये जो VSEPR थ्योरी ने हमें बताया कि ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप एक बात समझो, यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ना यूज करते हुए p पाई, या मैं कहूं
पीपी ओवरलैपिंग यूज कर रहे हैं। तो ये पीपी ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा इसके अंदर हल्का सा वेरिएशन हो जाएगा। तो पहले मैंने आपको एक्चुअल बॉन्ड एंगल बता दिया। नाउ अब हम यहां पर एक हल्का सा वेरिएशन पढ़ेंगे जो कि इस पीपी ओवरलैपिंग की वजह से आ रहा है। कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो पता होना चाहिए और क्यों हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई। तो बेटा यहां पर ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन यानी इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये 121 डिग्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा पाई बॉन्ड आ गया है, इसलिए ये 120 होने की जगह 1 डिग्री थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज दिस पाई बॉन्ड। और जब ये स्प्रेड हो रहा है, जब ये ऐसे की जगह ऐसा हो रहा है, तो और ये भी HCC, ये भी कितना बॉन्ड एंगल बनाएगा, 121 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होगा, 121 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होगा, 121 डिग्री। तो जब ये एक एक डिग्री कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन जब एक एक डिग्री खुल रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन थोड़ा सा अंदर दबेंगे। भाई ये अगर खुलेगा तो ऊपर वाला अंदर दबेगा, इस वजह से यहां पर इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है 117.5 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 117.5 डिग्री। प्यारे बच्चों इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पीपी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल आप 120 डिग्री नहीं मानेंगे, शेप आप लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हो। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ मैं वैसे तो पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर एक बात और लिखवा देता हूं, इज नियर अराउंड 134 पिकोमीटर्स। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ मेरे प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं वो 108 पिकोमीटर्स होती है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा हम लोग मीथेन की तो पहले ही पढ़ चुके हैं, या चलो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं, हमने इसके पहले जो C2H6 देखा था, C2H6 उसमें 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो एज यूजुअल 108 पिकोमीटर्स ही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज इन बातों को ध्यान से देख लीजिए, इन बातों को ध्यान से फोकस कर लीजिए। ये बॉन्ड एंगल होना 120 चाहिए था, पर 1 डिग्री स्प्रेड हो गया, 1 डिग्री खुल गया, चौड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड बना ये पीपी ओवरलैपिंग की वजह से बना, और जब ये चौड़ा होगा यानी जब ये बॉन्ड थोड़ा सा पीछे खिसकेगा 1 डिग्री और ये बॉन्ड ऊपर से नीचे खिसकेगा 1 डिग्री, तो लगभग 117.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं C2H6 के बारे में। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतना नोट कर लिया मेरे लाडले बच्चों ने? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। और मेरे चूसे हुए आम की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी गुटली, अब तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं C2H6, C2H4 के बाद C2H2। ओए गुलजारी लाल, इसका नाम क्या है? ओ पाजी, इसका नाम है इथाइन। ओ गुलजारी लाल, क्या नाम है इसका? इथाइन। प्यारे बच्चों बनाओ इथाइन का मॉलिक्यूल, अब तो आपके लिए बिल्कुल ये हो जाएगा। झंडू झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये बन गया C2H2। दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन कोने पे लगा दिया। भाई ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो कार्बन के 2 ही बने, इस कार्बन के भी 2 ही बने, मतलब इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड यहाँ पर और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए। मतलब इस कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन कार्बन के बीच में देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर अपन इसके ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ी इज्जत से बना देते हैं। लेट्स फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बाय गिविंग सम इज्जत टू दिस कार्बन।
ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां पर ये रूल भी जानते हैं दैट हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जब आप यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक्साइटेशन होगा, जरूर होगा, क्योंकि जैसे कार्बन के पास कार्बन, कार्बन के पास कार्बन, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन, इन्हें अप्रोच करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। ये बात फैक्ट है। लेकिन यहां पर आप देखो, इस कार्बन को टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? इस कार्बन को टोटल 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली इस कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? इस कार्बन को 1 सिग्मा बॉन्ड ये और 1 सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, मतलब दोनों कार्बन को 2-2 सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो ये दोनों कार्बन का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखे? इसलिए मैंने एक ही लिख दिया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से एक 2s और एक 2px हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और यहां पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। हुन्स रूल के हिसाब से इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसे हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि sp बने। और ये दोनों कैसे रह जाएंगे? ये दोनों रह जाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इन्हें बोला जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, मतलब ये अपना शेप नहीं छोड़ेंगे। नाउ VSEPR के हिसाब से हम इस ट्रिपल बॉन्ड को 1 सुपर बॉन्ड मानते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR 2 bonds are formed. If there are 2 bonds, then जो ज्योमेट्री हो जानी चाहिए, देन जो ज्योमेट्री हो जानी चाहिए दैट विल बी 180 डिग्री, एंड जो शेप हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए लीनियर। ज्योमेट्री शुड बी लीनियर, ज्योमेट्री शुड बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्रीज। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों कार्बन मैंने आमने सामने बना दिए। ये sp और ये sp दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर इंक्लाइंड होने चाहिए। तो ये एक sp और ये दूसरा sp, ये भी एक sp और ये एक दूसरा sp। तो ये 2 sp ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने, देखो, ठीक है। ये sp का एक इलेक्ट्रॉन, ये sp का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गया। इस तरीके से यहां पर ओवरलैपिंग कहलाएगी sp ओवरलैपिंग विद अ सिग्मा बॉन्ड। इस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये ओवरलैपिंग कहलाएगी sp-s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैप कर गया, ये भी क्या कहलाएगा? sp-s ओवरलैपिंग। इट विल गिव यू अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है? यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा है इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, तो इसमें भी वो ऐसा ही होगा, इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। तो इसको अपन नाम दे देते हैं 2py ऑर्बिटल। ये भी 2py ऑर्बिटल है। फिर एक 2pz अपन बना लेते हैं, ये इस वाले एक्सिस पर, z एक्सिस पर। तो एक 2pz ये हो गया, एक 2pz ये हो गया। तो ये हो गया 2pz ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा, देखो। और ये 2py के साथ ओवरलैप कर जाएगा। बिल्कुल इजी ओवरलैपिंग हो रही है, देखो, इट इज वेरी इजी ओवरलैपिंग। ये देखो, ये इस तरीके से डिफ्यूज हो गया, ये इस तरीके से डिफ्यूज हो गया। तो यहां पर बन गया एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहां बन गया। ऊपर शायद दिख नहीं रहा होगा, कट रहा होगा स्क्रीन के बाहर, मैं यहां नीचे बना देता हूं। तो एक पाई बॉन्ड अगर ये है, तो एक पाई बॉन्ड अगर ये है, तो यहां पर देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। किस किस की वजह से? एक तो py एंड एक pz की वजह से। तो ये आपका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो गया। कितना इजी बन गया, देखो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, एक डबल बॉन्ड py की वजह से बन रहा है, जो कि पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड यहां पर बन रहा है pz की वजह से, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ sp-s की वजह से, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड यहां पर अगेन sp-sp की वजह से। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपके
अल्काइन का स्ट्रक्चर विच इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहां पर? पक्की बात, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? देख लो इसको फटाफट ध्यान से, इतनी चीज क्लियर है, देख लो। डन गाइस, पक्की बात। अब यहां पर अपने को एक चीज नोट करनी है, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होगी, दैट विल बी 120 पिकोमीटर्स। कार्बन हाइड्रोजन की तो 108 ही चलेगी, लेकिन यहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 120। और बॉन्ड एंगल तो नो डाउट 180 डिग्री रहेगा, बॉन्ड एंगल तो नो डाउट 180 डिग्री रहेगा, कोई चेंज इसके अंदर होएगा ही नहीं। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने sp, sp2 एंड sp3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि इस कार्बन के पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब s ऑर्बिटल 50% कैरेक्टर के साथ और p ऑर्बिटल 50% कैरेक्टर के साथ। तो अब आप लोग ये देखकर खुद ही बता सकते हो कि इथेन, इथेन जिसमें कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इसके पहले पड़ा इथीन जिसमें कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, और यहां पड़ा इथाइन जिसमें कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नो डाउट ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp है, परसेंटेज कैरेक्टर 50 है। लेकिन अगर अपन इथेन के कार्बन को देखें तो इथेन के कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन मात्र sp3 था, मतलब उसमें s ऑर्बिटल के कैरेक्टर सिर्फ 25% थे। तो 25% के मुकाबले यहां पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 50% है, मतलब डबल है। मतलब यहां का कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस रखा हुआ है, इसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, तो इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। और इसके आगे की बात, नए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या डी ऑर्बिटल को भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जा सकता है, और अगर हां तो कैसे। तो गाइस इतना नोट कर लीजिए, बाकी बातें हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर इतना पसंद आया हो तो लाइक करना, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।